सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शालिनी श्रीवास्तव आज आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 1 जिसका शीर्षक है भाषा के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम भाषा की परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 1 भाषा, इसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, यहाँ 2 चित्र बना हुआ है। एक चित्र में सूरज देवता से दादाजी प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे चित्र में एक बच्चा अपनी माँ से खाना मांग रहा है। तो देखिए कैसे प्रार्थना करते हैं। वो बोल करके प्रार्थना कर रहे हैं ना। कोई उनके हाथ में पेन नहीं है, लिख नहीं रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई भी चीज़ जो है पढ़ी है। तो उन्होंने सिर्फ बोला है, हे प्रभु सभी के कष्टों को दूर करो। बच्चा क्या बोल रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। यानी इन दोनों लोगों ने अपनी बात किस तरह से कही, बोल कर कही। पिताजी ने पत्र लिखा। अब यहाँ पिताजी लिख करके अपनी बात अपने बेटे तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, उनका बेटा उनसे दूर है, हॉस्टल में होगा। तो वो वहाँ पर छात्रावास में जब है तो वहाँ अब पिताजी का पत्र जा रहा है। तो पिताजी लिखकर अपनी बात अपने बेटे तक पहुँचा रहे हैं। प्रिय पुत्र, आशा है तुम स्वस्थ होगे। आजकल दिल्ली में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल रही है, इससे बच कर रहना। कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बताना। तुम्हारा पिता कमल सिंह। यहाँ बेटा देखिए, पिताजी जो है लिख करके अपनी चिंता बच्चे से जाहिर कर रहे हैं। अब बच्चा इसे पढ़कर उनकी बात समझ लेगा। यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र में दूरदर्शन की समाचार वाचिका ने मौसम के बारे में भविष्यवाणी की। आसमान में बादल छाए हुए हैं, रात को तेज वर्षा होने की संभावना है। दूसरे चित्र में माताजी ने अखबार में पढ़ा, कल एक कार दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गए। तो ये जो सारे चित्र आपको दिखाए गए हैं, इन सारे चित्रों में लोग अपनी बात अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बोल करके अपनी बात बता रहे हैं, कुछ लोग लिख कर अपनी बात बता रहे हैं, कुछ लोग सुनकर सबकी बात समझ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ करके। ठीक है, तो ये भाषा के अलग अलग रूप होते हैं जिससे लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर लिखा है, बच्चों आपने देखा होगा कि हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, यानी दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि हमें जब अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है, अगर वो हमारे सामने है तो हम उसे बोल करके कह देते हैं, लेकिन अगर वो हमसे दूर है तो या तो हम उनसे फ़ोन कर देते हैं। और पहले ज़माने में क्या होता था, फ़ोन की सुविधा जब नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, पत्र लिखते थे। पत्र लिख करके हम लोग एक दूसरे तक बात पहुंचाते थे। एक डाकिया आता था जो पत्र देता था। अभी भी डाकिया आता है और पत्र देता है, लेकिन इस पत्र का चलन अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब हमारे ज़माने में फ़ोन आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसी से बात कर लेते हैं और पत्र कहीं धीरे धीरे खोता सा जा रहा है। इसी प्रकार हम दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, अगर पत्र लिखा गया तो दूसरा पढ़ करके समझेगा, लेकिन अगर हमने किसी से बात बोली तो दूसरा सुन करके हमारी बात समझेगा। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए और दूसरे की बात समझने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं, भाषा का। ठीक है, तो ये जो भाषा होती है ये क्या होती है, हमारे मन की बात दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरों की बात हम तक पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा देखिए बेटा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। यहाँ देखिए क्या बताया गया, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर, ठीक है, या तो मनुष्य बोलेगा या लिखेगा, अपने मन के विचार प्रकट कर देता है। जो भी उसके मन में होता है, जो भी उसे दूसरे से बोलना होता है या दूसरे तक पहुंचाना होता है,
और दूसरा क्या करता है, उसके विचारों को सुनकर या पढ़ कर के समझता है। ग्रहण करना मतलब समझना या अपनाना। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? दो रूप। एक रूप और होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन वो सभी के समझ में नहीं आ सकती है, इस वजह से वो जो है ज़्यादा मान्य भाषा नहीं मानी गई है। तो मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ओरल लैंग्वेज कहते हैं, और लिखित भाषा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप चलिए आगे देखते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली, समझी एवं लिखी जाती हैं। देखिए यहाँ क्या बताया गया कि भारत में अनेक भाषाएं बोली, समझी और लिखी जाती हैं। यानी बहुत से लोग बहुत सी भाषाएं बोलते हैं और समझ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है बेटा? हिंदी है, और जो राजभाषा है वो भी हिंदी ही है। ठीक है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों कौन सी है? हिंदी। भारत के अधिकांश हिस्से में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। यानी भारत के अधिकांश यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने विचार हिंदी में ही प्रकट करते हैं, अपनी बातें हिंदी में ही दूसरों तक पहुंचाते हैं और हिंदी समझ भी लेते हैं। अधिकांश भाग मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं, अधिकांश यानी कि ज़्यादातर एरिया में जो लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं हैं, हिंदी को छोड़ करके भारत की और भी प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, असमी, सिंधी एंड उड़िया और उड़िया। ठीक है, तो संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, असमी, सिंधी, उड़िया, ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं जो लोग बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में लोग हिंदी भाषा को अच्छे से समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं होती हैं वो कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ये सब दक्षिण भारत में भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं। ठीक है, भारत में अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा का भी खूब प्रयोग किया जाता है। यानी भारत के रहने वाले लोग अंग्रेजी भाषा का भी बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं और उर्दू भाषा का भी। तो आगे चलिए देखते हैं बेटा, लिपि। अब लिपि क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक भाषा को लिखने की विधि भी अलग अलग होती है। यानी जितनी भी भाषाएं होती हैं उनको लिखने का ढंग या तरीका अलग अलग होता है। उनके लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित होता है, उसी चिन्ह को हम लिपि कहते हैं, जिसमें वो भाषाएं लिखी जाती हैं। तो भाषा को लिखने की विधि या तरीका ही लिपि कहलाता है। भारत देश में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। यानी अभी देखिए मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। तो भारत देश में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित रहते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा के लिए हम रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी के लिए हम गुरुमुखी का प्रयोग करते हैं। ये सब इनकी लिपियां हैं, यानी कि चिन्ह। आप जब देखेंगे ना लिखने का तरीका, इसमें एक ऐसे चिन्ह बने होते हैं ना, उसी के ही आधार पर हमको ये भाषा लिखनी होती है। इसी प्रकार गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ गुजराती, मराठी, बांग्ला इन सब के लिए और संस्कृत के लिए भी देवनागरी ही लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी ये ज़्यादातर हिंदी भाषा की लिपि से
हिंदी भाषा से मेल खाती हैं, इसलिए देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा? भाषा यानी जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचार अपने ग्रहण करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। फिर भाषा के प्रकार, भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। फिर उसके बाद भाषा को लिखने का ढंग या तरीका यानी लिपि के बारे में हमने पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।